Hello everyone. So today we are going to discuss our very first chapter in the series. Though, so the very first chapter is transport in plants. So let's get started with this without wasting any time. And the topic of discussions for today are टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कि प्लान्स जो होते हैं उनमें कितने तरीके के जो किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. अब जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस में एक प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है. अगर आप वाटर में एनिमल्स ले लो जैसे कि पॉरीफेरा, तो उसमें एक प्रॉपर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम. तो वो अपने सराउंडिंग से पानी लेके ट्रांसपोर्ट कराता है. तो लेकिन प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं है. प्लांट्स में कोई हार्ट नहीं है जिससे वो पंप करवाए अपने जो फ्लूइड हैं. तो वो किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन करता है. जबकि जो प्लांट्स हैं वो इतने इतने लंबे लंबे होते हैं. दे आर लाइक समटाइम्स फ्यू प्लांट्स आर लाइक 1 मीटर ऑफ देयर लेंथ. 1 मीटर होते हैं लेंथ में, 2 मीटर होते हैं, 3 मीटर, इतने लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं. उनमें कैसे किस तरीके से जो है इतना सारा वाटर जो है ऊपर ट्रांसपोर्ट होता है, फूड कैसे आता है. तो ये सारी चीज़ें कि किस तरीके से जो ट्रांसपोर्ट है ये हो रहा है, हम उसे पढ़ेंगे. देन हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होते हैं ये. देन वी विल डिस्कस ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस क्या होती है, एक प्रोसेस होती है. एंड ऑस्मोसिस जो होती है ये एक मतलब जो सबसे पहले तो जो डिफ्यूजन होती है, डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है विच कैन अकर इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग. लिविंग में भी हो सकती है एंड नॉन लिविंग में भी हो सकती है. तो ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं है. देन वी हैव फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और ये पैसिव होती है. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी पैसिव होता है, लेकिन इसमें क्या होता है मतलब ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है. जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, उसमें एनर्जी का खर्चा होता है, पर वो क्या होता है वो भी सिलेक्टिवली परमिएबल होता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में 2 तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं. एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं. इट इज़ रिटर्न इन एनसीईआरटी. और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मतलब जैसे हमें एक ये सेल है, मुझे इसी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का मूवमेंट कराना है. इसमें बगल में सेल प्रेजेंट है, मुझे यहाँ से इधर मूवमेंट कराना है. तो ये सब क्या होती हैं, ये सारी जो हैं ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है. तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट फिर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला है इंट्रासेल्यूलर, फिर है इंटरसेल्यूलर, फिर है अक्रॉस द मेम्ब्रेन. इंट्रासेल्यूलर मतलब एक सेल के ही अंदर. इंटरसेल्यूलर मतलब कि 2 सेल्स प्रेजेंट हैं, 2 सेल्स में इस ऐसे एडजेसेंट सेल्स प्रेजेंट है, इनमें ट्रांसपोर्ट कराना है. अक्रॉस द मेम्ब्रेन मतलब ये मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर और इसके अंदर ट्रांसपोर्ट कराना है. तो ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो गया. और लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसलोकेशन होता है. जैसे मैंने कुछ फूड बनाया मैंने लीव्स में, और फिर मैं उनको ट्रांसपोर्ट करवा रही हूँ रूट्स में, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. सो इट इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. जैसे कि मैंने रूट्स जो है, रूट्स में पानी प्रेजेंट है, उस पानी को ऊपर लीव्स में पहुँचाना है. तो इट्स एन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. इट इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सबसे पहले तो मैंने जैसे डिस्कस कर लिया, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, विद इन द सेल. उसके बाद इंटरसेल्यूलर, इंटरसेल्यूलर मतलब बिटवीन 2 सेल्स. तो फिर हमारे पास है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो जाइलम और फ्लोएम से होता है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट. तो हमारे पास जो ड्राइविंग फोर्सेस होते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए, वो क्या होता है, मतलब ऐसे कैसे एक सेल से दूसरे सेल में चीज़ें जा रही हैं, ये किस तरीके से ये चीज़ हो रही है कि बिना कोई एनर्जी का खर्चा किए हुए चीज़ें जा रही हैं. और इसमें कैसे होगा कि इतनी लॉन्ग डिस्टेंस है, चलो अगर हम एटीपी खर्च भी कर रहे हैं, तो वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या फोर्स हैं जिनकी वजह से ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे कि हमारे पास जो सिंपल डिफ्यूजन होता है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है. सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पैसिव है. पैसिव है यानी कि इसमें कोई एनर्जी का खर्चा नहीं हो रहा है. यानी कि ये किस चीज़ पे डिपेंडेंट होंगे, ये डिपेंडेंट होंगे आपके ग्रेडियंट पे.
यानी कि या तो अब देखो, जैसे अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की भी बात करते हैं तो वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आता है। यानी कि क्या होगा, एक जगह जहाँ पर उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो उससे अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ये चीज़ होती है। वाइल टॉकिंग अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होता है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये इसका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है अंदर। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मतलब यहाँ पे पूरा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। ये इस तरीके से साइटोप्लाज्म जो है वो या तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस तरीके से, या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज यानी इस तरीके से मूव करेगा। तो ये साइटोप्लाज्म के मूवमेंट कराने में भी क्या होता है, एनर्जी का खर्चा होता है। तो ये भी एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। देन लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उनमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये क्या है, मास फ्लो, रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशनल पुल। तो ट्रांसपिरेशनल पुल क्या होता है, अब जैसे हमने एक स्ट्रॉ लिया और स्ट्रॉ से हम पानी पीते हैं तो क्या होता है, सक्शन प्रेशर जनरेट होता है। तो इसी तरीके का कुछ प्रेशर जो है, इसी तरीके का जो एक फिनोमिना है वो ट्रांसपिरेशनल पुल में भी होता है। उसके बाद रूट प्रेशर, जब हम एक नल खोलते हैं कहीं पे और उसमें हमने एक पाइप लगाया हुआ है, तो नल खोलते हैं तो क्या होता है, जो नल होता है उसमें उससे पानी जो है नीचे की तरफ आता है। तो रूट प्रेशर भी नीचे से क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है पानी का, और वो ऊपर को आ रहा है। देन मास फ्लो मतलब फ्लो के साथ वो पूरा बहता चला गया। जैसे एक रिवर है, वो फ्लो हो रही है, तो क्या है, उसके आसपास जो आ रहा है सारा सामान वो फ्लो करवा दे रही है। तो यही है मास फ्लो। अब ये चीज़ें क्या हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, वो ये है कि मतलब यूनिडायरेक्शनल, अब ये जो फ्लो भी हम बात कर रहे हैं तो ये भी दो तरीके के होते हैं। एक यूनिडायरेक्शनल होता है, एक मल्टी डायरेक्शनल होता है। कि मूवमेंट है जो इन चीज़ों का, ये भी दो तरीके से होता है। तो यूनिडायरेक्शनल में क्या होता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करेगा, या तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा या फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, हमें ये जाइलम का दिया हुआ है, ये जाइलम का हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। तो जाइलम में फिक्स होता है, रूट जो है पानी एब्जॉर्व करेगी, मिनरल एब्जॉर्व करेगी, और वो वहाँ से एब्जॉर्व होके ऊपर की तरफ लीव्स में और बॉडी पार्ट्स में जाएगा। लेकिन हमेशा उसका फ्लो एक ही तरफ को होगा, नीचे से ऊपर को, दैट इज़ फ्रॉम जाइलम टू ऊपर, मतलब रूट से ऊपर को, रूट्स टू लीव। तो इसमें हमेशा सोर्स एक रहेगा, मतलब सोर्स और सिंक जो है वो फिक्स्ड है। सोर्स है रूट और सिंक क्या है, लीव्स हैं और अदर ग्रोइंग रीजन है। तो ये यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि सोर्स सिंक जो रिलेशन है इसमें ये यूनिडायरेक्शनल है। देन मूविंग टूवर्ड्स मल्टी डायरेक्शनल मतलब होता है कि अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहा है। तो ये जो सोर्स और सिंक का रिलेशनशिप है ये फिक्स्ड नहीं होता है, ये चेंज हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लीव्स ने क्या किया, खाना बनाया, उसने रूट्स को दे दिया, ठीक हो गया। अब जो रूट्स हैं वो यहाँ पे स्टोरेज का काम कर रही हैं, तो फ्लो इस तरीके से हो रहा है लीव से रूट की तरफ। अब सारी पत्तियाँ झड़ गई, ठीक है, पतझड़ का मौसम आया, सारी पत्तियाँ झड़ गई। तो अब क्या है, अब जो सोर्स है वो क्या है, रूट। तो रूट से क्या होगा, फिर फूड ऊपर लीव्स की तरफ को ट्रैवल होगा। सो दिस इज कॉल्ड मल्टी डायरेक्शनल, यानी इसमें सोर्स और सिंक फिक्स्ड नहीं है, चेंज हो रहे हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो इस तरीके का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये फ्लोएम में होता है, जिसको हम मल्टी डायरेक्शनल कहते हैं। देन हमारे पास है मटेरियल टू बी ट्रांसलोकेटेड। अब वो क्या चीज़ें हैं जो हमें ट्रांसलोकेट करवानी है, ऐसी क्या चीज़ें हैं भाई जो हमें ट्रांसलोकेट करवानी है प्लांट्स में। तो प्लांट्स में जो चीज़ें हमें ट्रांसलोकेट करवानी होती हैं वो होता है पानी, मिनरल्स, फूड, हॉर्मोन्स। पानी जो है ये क्या है, सिर्फ जाइलम से मूव करता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, हमने अभी पढ़ा। जाइलम क्या है, मिनरल को भी ट्रांसलोकेट करता है बट यूनिडायरेक्शनल वे में। फ्लोएम क्या है, मल्टी डायरेक्शनल है। जो फ्लोएम है वो मल्टी डायरेक्शनल है, यानी कि उसमें फूड जो है वो भी क्या है, मल्टी डायरेक्शनल वे में ट्रैवल करता है।
जो हॉर्मोन्स हैं और जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो क्या होते हैं, वो स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड मैनर में भी समटाइम्स ट्रैवल करते हैं। तो स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड मैनर क्या हो गया भाई? तो स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड मैनर यानी कि जैसे ऑक्सिन जो होता है, ऑक्सिन क्या है? जो एक प्लांट है, प्लांट की टिप पे बन रहा है ऑक्सिन, ये बन रहा है ऑक्सिन, ठीक है, क्या बन रहा है? ऑक्सिन। तो ये हमेशा क्या है, प्लांट से नीचे की तरफ, मतलब टिप से नीचे की तरफ को आएगा, टिप से नीचे की तरफ को आएगा। तो ये क्या है, ये इसका एक मतलब फिक्स्ड है, स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड है कि ऊपर से नीचे ही आएगा। तो ये चीज़ क्या है, स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड मैनर। ये एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है, इफ़ यू विल सी, ये एनसीईआरटी की लाइन है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे सो यू विल फाइंड इट। उसके बाद जो हॉर्मोन्स हैं, हॉर्मोन्स और जो ये ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जाइलम फ्लोएम, ये इन दोनों से ट्रैवल करते हैं और ये क्या है, पोलराइज्ड है, बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड, मतलब कभी कभी क्या होता है, बहुत स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड होता है। देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट विच इज़ वी हैव, हमारे पास एक, मतलब हमारे पास क्या होता है, जो आप ये क्या है, फ्लोएम है, इसमें ओल्ड लीव है। ओल्ड लीव क्या है, यानी उसका सेनेसेंस हो रहा है, उसकी एज आ रही, मतलब एज हो गई है। तो अब ये क्या करेगी ना, ये अपना विड्रॉ कर लेगी, ये जो प्लांट है ये क्या कर लेगा, अपना मिनरल्स को विड्रॉ कर लेगा। अरे भाई जब वो लीफ बूढ़ी हो गई है, वो झड़ने वाली है, तो प्लांट अपने जो मिनरल्स हैं उनको क्यों वेस्ट करे उसमें? तो वो क्या करेगा, वहाँ से अपने मिनरल्स को विड्रॉ करके यंग लीव्स में और यंग पार्ट में क्या करेगा, भेजेगा। और ये जो ओल्ड लीव है, अब इसमें कुछ स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं जैसे कि कैल्शियम, ये क्या होता है, ये इमोबाइल होता है, तो ये मूवमेंट नहीं कर सकता। तो ये क्या होगा, ये प्लांट के साथ, मतलब लीफ के साथ झड़ जाएगा। लेकिन और बाकी जो एलिमेंट जो मोबाइल होते हैं वो क्या होंगे, यहाँ से विड्रॉ हो जाएंगे और वो यंग लीव्स पे चले जाएंगे। जो मिनरल्स हैं ये ट्रांसलोकेट होते हैं ओल्ड लीफ से यंग की तरफ, फ्लोएम से होता है, ठीक है, ये प्रोसेस पूरा फ्लोएम से हो रहा है। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि जैसे हमें पता है जाइलम क्या करता है, मिनरल्स को ऊपर को भी, मतलब जाइलम से मिनरल का ट्रांसलोकेशन होता है, मतलब ट्रांसलोकेशन होता है, ये हमने पढ़ा है, वाटर और मिनरल दोनों का ट्रांसलोकेशन जाइलम से होता है। तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि जब एक ओल्ड लीव है वो अपने मिनरल्स को विड्रॉ करा रही है, तो वो जाइलम से कराएगी या फ्लोएम से कराएगी? तो यहाँ पे आंसर होगा फ्लोएम। सो कीप दिस इन योर माइंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ सिंपल डिफ्यूजन। अब ये जो हो रही है प्रोसेस, पहले तो अब हमने कितना पढ़ा, हम पहले माइंड मैप बनाएंगे, हमने कितना पढ़ा, हमने ये चीज़ पढ़ा कि ट्रांसलोकेशन किन किन चीज़ों का होता है। हमने पढ़ा ट्रांसलोकेशन कहाँ कहाँ पे होता है, यानी जैसे हमने पहले पढ़ा किन किन चीज़ों का होता है, तो हमने पढ़ा वाटर का होता है, मिनरल्स का होता है, फूड का होता है, हॉर्मोन्स का होता है। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ा कि वो होता है, मतलब कैसे, जैसे हमने पढ़ा शॉर्ट डिस्टेंस होता है और लॉन्ग डिस्टेंस होता है। लॉन्ग डिस्टेंस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, इसमें जाइलम और फ्लोएम की हमें मदद चाहिए होती है। शॉर्ट डिस्टेंस में हमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और फिर हमारे पास साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और एक्टिव ट्रांसपोर्ट आया था। तो ये चारों चीज़ें थी। अब हम बात कर रहे हैं सिंपल डिफ्यूजन की। हमें पता है सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, पैसिव प्रोसेस है, यानी इसमें कोई एनर्जी का खर्चा नहीं हो रहा है, इसमें कोई एटीपी का खर्चा नहीं हो रहा। ये बहुत स्लो प्रोसेस है, दिया हुआ है 50 माइक्रोमीटर यानी कि 10⁻⁻⁶, इतना धीरे पर सेकंड ये चलता है। डाउन हिल मूवमेंट है, यानी कि हाई जहाँ पे चीज़ हाई होगी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आएगा, यानी कि ऊपर से नीचे को आएगा, ठीक है। ये जो मूवमेंट है ये क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है। ये मतलब ये नॉट स्ट्रिक्टेड टू लिविंग सिस्टम, ये नॉन लिविंग सिस्टम्स में भी होता है। अब जैसे आपने सिंपल डिफ्यूजन का एक एग्जांपल दे रही हूँ, यू हैव टेकन अ किशमिश, अ रेजिन्स, तो क्या होगा, ये कोई लिविंग थोड़ना है। अगर ये प्लांट में होती तो चलो, जब अंगूर जो होता है पेड़ पे लगा हुआ होता है तो वो लिविंग होता है, बट हमने उसको तोड़ के हमने सुखा दिया, तो ये तो नॉन लिविंग है। बट इसमें क्या है, सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो लेकिन ये क्या है, स्ट्रिक्टली क्या है,
मतलब ये स्ट्रिक्ट नहीं है कि ये सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है लिविंग सिस्टम में, नॉन लिविंग में भी होता है। जो डाउन हिल मूवमेंट है या फिर इसको हम डाउन ग्रेडियंट मूवमेंट भी कहते हैं, ये मूव करता है रीजन, जो हायर कंसनट्रेशन का रीजन है उससे लोअर कंसनट्रेशन की तरफ, और अलोंग द ग्रेडियंट मूवमेंट करता है। ठीक है, अलोंग द ग्रेडियंट का मतलब ही यही है कि हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन, मतलब अगर ग्रेडियंट प्रेजेंट नहीं होगा तो कोई सिंपल डिफ्यूजन नाम की चीज़ नहीं होगी, बेसिकली ये चीज़ है। देन मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, अब ये हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन क्या होता है ना, डिफ्यूजन जो होता है मॉलिक्यूल्स का वो रैंडम मूवमेंट होता है, यानी कि रैंडम मूवमेंट, यानी कि ये ऐसे 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 कैसे भी भागेगा, ये ऐसे रैंडम मूवमेंट होगा, कोई एक फिक्स नहीं है कि इस तरीके से जाएगा या इस तरीके से जाएगा, तो रैंडम मूवमेंट है इसका। ठीक है, और मूवमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर, और एक मूवमेंट का, एक मॉलिक्यूल का मूवमेंट दूसरे मॉलिक्यूल के मूवमेंट से इंडिपेंडेंट है, तभी तो ये इतना रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं। उसके बाद जो डिफ्यूजन होता है ये एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस है। पहले तो एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी, मतलब केओटिकनेस, यानी कि कितना वो केओटिक हो गया है, मतलब रैंडम कितना है वो, मतलब एंट्रोपी यानी कि वो कितना ज़्यादा, जैसे ये है शांत, मतलब कितना वो मतलब शैतान है, कितना वो ज़्यादा इधर उधर मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, और एंट्रोपी कम होना मतलब वो स्टिल है, थोड़ा शांत है, थोड़ा उसमें मूवमेंट कम है, और एंट्रोपी ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा मूवमेंट है उसमें, तो ये एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस है। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ डिफ्यूजन इज़, डिफ्यूजन क्या होती है, ये गैसेस में बहुत ज़्यादा कॉमन है लिक्विड के कंपैरिजन में, और डिफ्यूजन सॉलिड्स में इज़ मोर लाइकली देन डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स। ये लाइन एनसीईआरटी की है, दिस लाइन इज़ फ्रॉम एनसीईआरटी। इसका मतलब ये है कि ये एक सॉलिड सरफेस है, एक जार ले लिया सपोज और मैंने इसमें अगरबत्ती जला दी, तो ये क्या है, इधर फॉर एग्जांपल तुमने रूम ही ले लिया, ये एक रूम है, तो रूम क्या है, सॉलिड है, और सॉलिड के अंदर क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। तो इसमें यही लाइन लिखी है कि डिफ्यूजन इन सॉलिड, यानी डिफ्यूजन सॉलिड, रूम क्या है, सॉलिड है, सॉलिड के सॉलिड में होना ज़्यादा लाइकली है इन कंपैरिजन टू डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड। अब आपने एक टेबल लिया है, उसमें आपने एक साइड पे क्या रख दिया, एक टॉय रख दिया, बहुत सारे टॉय रख दिए, तो क्या वो खुद मूव होके इधर टॉय नहीं है तो यहाँ पे आ जाएंगे क्या, नहीं आएंगे। बट आपने एक अगर रूम में अगरबत्ती जलाई तो यहाँ पे फ्रेग्रेंस अगर उसकी है और इस रूम, यहाँ पे इस रूम के इस कॉर्नर पे नहीं है, तो वो यहाँ से डिफ्यूज़ होके यहाँ आ जाएगी। तो गैसेस में जो होती है डिफ्यूजन क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स। ठीक है, देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट विच इज़ डिफ्यूजन इन लिविंग सिस्टम। तो डिफ्यूजन जो है नॉन लिविंग में भी हो सकता है, लिविंग में भी हो सकता है, बट जब हम लिविंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वो किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में, कि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो क्या है। उसके बाद परमिटिविटी ऑफ मेम्ब्रेन, कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट मतलब यही है कि अगर हायर कंसंट्रेशन होगा बाहर और अंदर लोअर कंसंट्रेशन होगा, या किसी भी रीजन में अगर हायर कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगा तो वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेगा, वो डिफ्यूज़ करेगा। परमिटिविटी ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि मेम्ब्रेन कितनी ज़्यादा परमिएबल है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जिसका हमको क्या कराना है, डिफ्यूजन कराना है। टेम्परेचर पे, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना कम डिफ्यूजन होगा, और प्रेशर पे, प्रेशर जितना ज़्यादा होगा डिफ्यूजन भी उतना ज़्यादा होगा। तो और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी ग्रेडियंट की। ठीक है, 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना कम क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, यानी कि डिफ्यूजन कराने के लिए डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो अब हमें एक क्वेश्चन करते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दिया हुआ है, रेट ऑफ डिफ्यूजन हमें बताना है। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, हमने ए ऑब्जेक्ट लिया इतना, बी लिया इतना और सी लिया इतना, तो किस में सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन का रेट होगा, तो होगा, पहले हम क्या निकालेंगे, इनका हम डिफरेंस निकालेंगे कि कितना कितना है। पहले वाले का है 10, दूसरे वाले का है 3, फिर है 6, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में है, ए में है,
तो ए में क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, देन फिर किस में है, सी में है, फिर सी, एंड देन एट लास्ट बी. Then the movement, the more the concentration gradient, the more will be the rate of diffusion. जितना ज़्यादा concentration gradient होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, diffusion होगा. The steeper the concentration gradient, steeper मतलब ज़्यादा, उतना ज़्यादा क्या होगा, concentration gradient होगा. जितना ज़्यादा concentration gradient यानी जितना ज़्यादा difference होगा इनके potentials में, मतलब इनके potentials में तो नहीं, but इनके concentration में जितना ज़्यादा difference होगा, इनके gradient में जितना ज़्यादा difference होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, diffusion होगा. Then we have next which is facilitated diffusion. Facilitated diffusion क्या होता है, passive होता है. हमें पता है ये पैसिव होता है, एनर्जी का कोई खर्चा नहीं होता है. ये जो होता है ये मेम्ब्रेन प्रोटीन से की मदद से होता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन की सहायता से होता है. अब अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले तो क्या है, लिपिड बाइलेयर है. ये इसका लिपिड हेड होता है और ये इसका होता है हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग हेड, और ये क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल यानी कि पानी से दूर भागने वाली टेल प्रेजेंट है. लिपोफिलिक लिपिड सॉल्यूबल चीज़ें जो होंगी और जो नॉन पोलर चीज़ें होंगी, क्योंकि ये क्या है, ये नीचे को जो टेल है ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है. तो इसमें जो लिपिड जो सॉल्यूबल चीज़ें हैं वो उसको ये अच्छा आसानी से पास करवा देगा, है ना. और जो नॉन पोलर चीज़ें होंगी तो ये कि कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो मेम्ब्रेन के अंदर जा रहा है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा मेम्ब्रेन से सॉल्यूबल है. ठीक है, तो जितना ज़्यादा वो मेम्ब्रेन से सॉल्यूबल होगा मेम्ब्रेन उसको अंदर पास करवा देगी, और जितना वो मेम्ब्रेन से इनसॉल्यूबल होगा मेम्ब्रेन उसको उतना रिपेल करेगी. तो यही चीज़ लिखी है. तो अब क्या है, easily allows the movement of substance having similar nature, यानी कि अगर यहाँ पे नॉन पोलर चीज़ अगर बाहर प्रेजेंट है तो उसको इजीली पार करा देगी, क्योंकि उसका नेचर है वैसा, नॉन पोलर ही तो नेचर है. तो अब हमारे पास है पहले हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर सॉल्यूबल, लिपोफोबिक, जैसे कि H2O है, पोलर है, और मुझे इसको सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कराना है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नेचर से अपोजिट नेचर है उस सब्सटेंस का, तो वो उसको मूव नहीं कराएगा, तो कोई एंट्री नहीं है उसकी. लेकिन जो मूवमेंट है इनका, ये जो इस तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि उस मेम्ब्रेन से सॉल्यूबल नहीं है, उनका जो मूवमेंट कराता है वो कराते हैं कुछ प्रोटीन्स जिनको हम चैनल प्रोटीन्स कहते हैं या कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं. तो ये क्या कराते हैं, मूवमेंट कराते हैं उन सब्सटेंस का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से. तो अभी जो चैनल प्रोटीन्स होते हैं और ये जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये इंटीग्रल होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं. इनको किसी भी तरीके की एनर्जी नहीं चाहिए होती है, ये पैसिव प्रोसेस है, और दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू सेट अप द ग्रेडियंट, यानी कि ये क्या करते हैं, खुद से ग्रेडियंट सेटअप नहीं कर सकते. इनको सटाया इनको बनाया ग्रेडियंट चाहिए, यानी यहाँ हाई होना चाहिए, यहाँ हाई होना चाहिए और यहाँ लो होना चाहिए, ये तभी मूवमेंट कराएंगे. अगर अंदर जाने के ले जाने की बात कर रहे हैं, और बाहर के लिए भी सेम. तो ये किसी भी तरीके से ATPase की एक्टिविटी से एसोसिएटेड नहीं है, इसीलिए इनको क्या है, ग्रेडियंट इनको सेटअप चाहिए ही चाहिए. उसके बाद ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ये स्पेसिफिक होते हैं. ये इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है क्या है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है. टेंड्स टू सैचुरेट यानी कि जितना, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम में काम, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट, जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई इंसान है वो कह रहा है कि मैं सिर्फ 4 घंटे काम करूँगा, मैं सिर्फ 4 घंटे पढ़ाई करूँगा, उसके बाद नहीं करूँगा, और उसके बाद नहीं कर पाऊँगा, फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ. तो ये जो 4 घंटे हैं क्या इसका सैचुरेशन पॉइंट है. वैसे ही इसने क्या कराया, इसकी एक कैपेसिटी है, यहाँ पे मैं सिर्फ इतने ही मॉलिक्यूल्स को क्या कराऊँगा, ट्रांसपोर्ट कराऊँगा. तो ये क्या है, सैचुरेशन है, मतलब उसका सैचुरेट हो जाता है. सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स यानी कि अगर इनहिबिटर आएंगे तो ये डर जाएगा और ये अपना काम बंद कर देगा. ठीक है. आर अंडर हार्मोनल रेगुलेशन, हार्मोन्स के रेगुलेशन के अंडर होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. तो इतने पॉइंट्स थे.
देन वी हैव नेक्स्ट जो चीज़ इसी में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमें डिस्कस करनी है वो है पोरेंस एंड एक्वापोरेंस। पोरेंस क्या होते हैं? पोरेंस होते हैं जो वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का काम करवाते हैं। ये बहुत ज़्यादा लार्ज साइज्ड होते हैं प्रोटीन, और ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है? ये डबल मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन्स होती हैं इसकी, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट की भी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, उसमें भी क्या है? आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। और जो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनकी आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। देन वी हैव एक्वापोरेंस। एक्वापोरेंस बेसिकली, अब देखो जब हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करा रहे हैं तो हम सिर्फ पानी का नहीं करा रहे हैं, हम अलग अलग चीज़ों का करा रहे हैं, हम मॉलिक्यूल्स का भी करा रहे होते हैं। हो सकता है हम कुछ किसी हार्मोन्स का करा रहे हो, तो अलग अलग चीज़ों का कराते हैं। तो पर्टिकुलरली वो चैनल्स जो सिर्फ वाटर का क्या कराते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से, उनको हम एक्वापोरेंस कहते हैं। और ये जो एक्वापोरेंस होते हैं ये 8 अलग अलग तरीके के प्रोटीन से बने हुए होते हैं, तो इनको हम एक्वापोरेंस कहते हैं। अब हमें एक एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है, ये क्या है? चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन, अब इसका फंक्शन जो होता है ये होता है 180 डिग्री, यानी कि ये क्या है? पूरा एक इस तरीके से, जैसे ये प्रेजेंट है तो यहाँ से ये पूरा घूम के ऐसे हो रहा है। तो इसने यहाँ पे ये क्या किया? बाइंड किया मॉलिक्यूल, पूरा ये घूमा और इसने यहाँ दिया और ये वापस फिर अपनी पोजीशन पे आ गया। तो ये क्या है? 180 डिग्री का मूवमेंट है ये, इसको हम रोटेशन बाय 180 कहते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, ये हमारी मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन में ये मतलब ये आउटर सेल मेम्ब्रेन दिया हुआ है हमको। क्या है ये? आउटर हमें दिया हुआ है, सेल का आउटर पार्ट है, और ये इनसाइड है, अंदर है सेल के। तो इसमें कुछ हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट एंड सिम्पोर्ट। यूनिपोर्ट में क्या है? अकेला जाएगा ये मॉलिक्यूल। यूनिपोर्ट में अकेला जाएगा, मतलब मूवमेंट जो है इस यूनिपोर्ट का ये इंडिपेंडेंट है दूसरे मॉलिक्यूल से। उसके बाद एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट में क्या होता है? एंटीपोर्ट में एक मॉलिक्यूल बाहर जाएगा तो दूसरा अंदर आएगा, यानी ये मॉलिक्यूल कह रहा है कि जब ये दूसरा वाला मॉलिक्यूल जो है वो बाहर आएगा तभी मैं अंदर जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। तो अब क्या कर रही है सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन को बात माननी पड़ रही है। वो क्या कर रही है? एक जो मॉलिक्यूल है उसको बाहर भेज रही है और तब ये जो अंदर उसको ट्रांसपोर्ट कराना है वो अंदर जा रहा है। तो ये क्या है? एंटीपोर्ट है। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट में क्या है? दोनों भाई भाई एक साथ जा रहे हैं हाथ पकड़ के। तो अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? जो हमारे पास यूनिपोर्ट है, यूनिपोर्ट का एग्जाम्पल है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है इसका एग्जाम्पल है फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज क्या है? ये है एग्जाम्पल यूनिपोर्ट का। एंटीपोर्ट का एग्जाम्पल है, यानी एक बाहर आ रहा है तभी दूसरा अंदर जा रहा है। तो एंटीपोर्ट का एग्जाम्पल है H+ एंड Cl K+, यानी कि जब, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर हमें H+ की अगर अंदर ज़रूरत है तो हमें K+ को बाहर भेजना पड़ेगा, तभी तो एक प्रॉपर ग्रेडियंट जो है वो मतलब एक बैलेंस, एक इक्विलिब्रियम बने रहेगा। तो एंटीपोर्ट क्या है? इसके एग्जाम्पल है H+ एंड K+। देन वी हैव सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट में मतलब क्या हो रहा है? को ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो इसका एग्जाम्पल है Na एंड ग्लूकोज। तो क्या हुआ? Na+ का पंप जो है वो खुला, उसने Na+ को अंदर लेने के लिए खोला और उसके साथ में चुपके से ग्लूकोज भी चला गया। तो ये क्या है? सिम्पोर्ट, यानी कि दोनों इकट्ठे जा रहे हैं। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो क्या होता है? वो इन्वॉल्व करता है ATP, मतलब ATP का खर्चा होगा इसमें, कंज्यूम होगी ATP। ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये इन्वॉल्व करते हैं पम्प्स को। ये पम्प्स जो होते हैं क्या करते हैं? ये पम्प्स जो हैं ये लो ग्रेडियंट से हाई ग्रेडियंट्स की तरफ भी मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है? ये अपहील मूवमेंट कर रहा है, यानी लो कंसंट्रेशन से ऊपर को भी मूव करा दे रहा है।
और ये क्या कर सकता है, ये सेटअप कर सकता है ग्रेडियंट अपने अकॉर्डिंग। अगर इसका मन होगा तो ये अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा, सेटअप ग्रेडियंट कर देगा। लेकिन इससे पहले जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ा वो क्या कर सकता था, वो नहीं कर सकता था ग्रेडियंट सेट। उसको सेटल्ड ग्रेडियंट चाहिए था। उसके बाद जो इसमें एसोसिएटेड हैं, ये किससे, जो पंप्स हैं ये किस चीज़ से एसोसिएटेड होते हैं, ये एटीपी की एक्टिविटी से एसोसिएटेड होते हैं। जो ट्रांसफ़र होता है पंप्स का अक्रॉस जो मेम्ब्रेन है, वो कैसे होता है, वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी अपहील मूवमेंट है। देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ पंप्स, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं पंप्स की, ये क्या करता है, ये सैचुरेशन मतलब ये सैचुरेट होता है। इसका भी वही काम है, इसका भी वही है कि मैं बस इतना काम करूँगा, इसके बाद मैं काम नहीं करूँगा, फिर मैं थक जाता हूँ। तो ये भी सैचुरेटेड हो सकता है। उसके बाद वेरी स्पेसिफिक, जैसे कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन था, बहुत ज़्यादा वेरी स्पेसिफिक था। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या चाहिए ना, एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन चाहिए होती है बाहर, जो कि ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो अंदर मूवमेंट कराता है, वरना नहीं कराता। तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, जैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या था, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक था। फिर ये क्या है, सेंसिटिव टू इनहिबिटर, ये भी क्या है, इनहिबिटर से सेंसिटिव है, इनहिबिटर से ये भी सेंसिटिव है। उसके बाद अंडर हार्मोनल रेगुलेशन, ये भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की तरह, जैसे कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हो रहा था, उसी तरीके से ये भी क्या है, हार्मोन के इन्फ्लुएंस में है। तो अब हमें कुछ एक टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में। तो इसमें हमें प्रॉपर्टीज़ दी हैं। तो सबसे पहला है रिक्वायर्स स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। सिंपल डिफ्यूजन में नहीं चाहिए होता है कोई भी स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, लेकिन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में चाहिए होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी चाहिए होता है। हाईली स्पेसिफिक डिफ्यूजन नहीं है, लेकिन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी वेरी स्पेसिफिक, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी क्या है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स, यानी एक इतना काम करने के बाद थक जाऊंगा वाला ऐसा डिफ्यूजन का नहीं है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का भी है, इनके नखरे हैं अलग। उसके बाद अपहील ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द ग्रेडियंट, सिंपल डिफ्यूजन में नहीं हो रहा है, फैसिलिटेटेड में भी नहीं हो रहा है, एक्टिव में हो रहा है। और ये क्या कर सकता है, अपना ग्रेडियंट सेटअप कर सकता है, सेटअप अपना ग्रेडियंट, सेटअप ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट को क्या कर सकता है, सेटअप कर सकता है। रिक्वायर्स एटीपी एनर्जी, सिंपल डिफ्यूजन में नहीं चाहिए होती है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में भी नहीं चाहिए होती है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चाहिए होती है। अब हम कुछ और जो हमारे पॉइंट्स हैं, जैसे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, या जिसको हमने साइक्लोसिस कहा, ये हम पढ़ते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा पहले बता दिया कि इसमें या तो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा साइटोप्लाज्म का सेल के अंदर। अब ये जो है, ये क्या है, डन विद द हेल्प ऑफ साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। अब जो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स हैं ये हम सेल चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, जैसे ये सेल है, इसको इस तरीके से इसमें बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, यानी सेल का एक प्रॉपर शेप जो है वो बना हुआ रहता है। तो इससे क्या होता है, ये साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी मदद से ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म मूवमेंट करता है। एटीपी इसमें एनर्जी चाहिए होती है, तो एटीपी एनर्जी इसमें चाहिए होती है। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ प्लांट वाटर रिलेशनशिप। अब एनसीईआरटी की अगर आप लाइन देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि जो वाटरमेलन है वो 92% वाटर है, और जो हर्बेशियस प्लांट होती है उसमें फ्रेश वेट जो होता है वो कितना है, 10 से 15% जो है वो ड्राई वेट है, बाकी सारा का सारा उसमें पानी प्रेजेंट है। तो हमारे पास वाटर पोटेंशियल जो है, अब एक नया टर्म आया है कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है। सो वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। और फिर हम ऐसे धीरे धीरे करके वी विल कंप्लीट आवर एंटायर सिलेबस ऑफ all subjects, which is physics, chemistry and biology. So keep revising. Thank you.